ऐसी हो। माय डियर फ्रेंड्स, नन अदर देन he is a great leader, he is a great mentor, he is a great personality, he is a great name also. उनका नाम ही उनकी छवि को, उनकी व्यक्तित्व को बयां करता है और उनकी जिंदगी एकदम राजाशाही अंदाज की तरह नजर आती है हर किसी को, और उनकी जिंदगी से हर कोई ये इंस्पिरेशन लेता है कि इनकी तरह की जिंदगी हमारे जीवन में भी अगर आए, इनकी तरह की जीवन हम भी अगर जी पाए तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। यस माय डियर लीडर्स, मैं मिलवाना चाहूंगा आपको हमारे एक बेहतरीन लीडर से, और वो बिलोंग करते हैं शेखावाटी से, और शेखावाटी की शान जाने जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान का मान पहचाने जाते हैं। मोदी केयर में वो अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं, अपना झंडा वो गाड़ चुके हैं, एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं जिस लेवल पे आकर मोदी केयर की सारी इनकम हमारी झोली में आ जाती है। तो मैं आपकी शानदार तालियों के साथ आप सब अपने अपने घरों से, अपने अपने दिलों से उनके लिए शुभकामनाओं सहित शानदार तालियां बजाएं, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर नरेश पाल जी को। शानदार तालियां प्लीज। नरेश पाल जी, कैरी ऑन। थैंक यू। वेलकम नरेश पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज वेलकम जीवीडी जी। जी बिल्कुल। जी नरेश पाल जी, सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे जितने भी लीडरशिप है जो मुझे सुन रही है या भविष्य में जो मुझे सुनने वाली है, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे परम पिता परमेश्वर को, मेरे भगवान साईं राम को, जिनकी कृपा से मैं धरती पे आया हूँ। और धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे माता पिता को, जिनकी वजह से मैं ये हिंदुस्तान, ये वर्ल्ड देख सकता हूँ। और धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे उन गुरुओं को जो आज मेरे साथ है, मेरे सामने है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। तो आप हमेशा मेरे धन्यवाद के पात्र रहेंगे। और धन्यवाद मेरी प्यारी सी टीम को, जिनकी वजह से आज मैं सक्सेस हूँ और कामयाब होता जा रहा हूँ। और धन्यवाद मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे देश को, पूरे वर्ल्ड को, एक प्रकृति के एक एक कण को, जिसकी वजह से मैं आज कर्जवान हूँ और मैं सफल हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, परिचय बताऊंगा। नाम है नरेश पाल, झुंझुनू के पास छोटा सा गांव है, देसूसर का रहने वाला हूँ। और झुंझुनू के बिल्कुल टच में ही गांव है, और ये राजस्थान झुंझुनू में होता है। दोस्तों, बताना चाहूंगा मेरी जो स्टोरी है वो कुछ सिंपल सी है, लेकिन बड़ी हार्ड है। यानी मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किए हैं। तो मैं थोड़ा सा मेरे बैक साइड में ले चलता हूँ, यानी मेरे पीछे के जीवन काल में ले चलता हूँ। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरी एक इच्छा हुआ करती थी कि काश मेरे पास एक साइकिल हो। आज अगर मैं बताऊं तो मेरे परिवार के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। पापा जी सरकारी कर्मचारी हैं और ट्रेवल्स का हमारा पुराना काम है। जब से मैंने जन्म लिया है तो गाड़ी घोड़े जो बोले जाते हैं वो घर में मैं देखता आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या था कि वो घर वाले मुझे इस काम में सपोर्ट नहीं करते थे। यानी कोई भी, जैसे मैंने उनको कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे एक साइकिल दिलवा दीजिए आप, ताकि मैं आसानी से पहुंच जाऊं। मेरे काफी ऐसे दोस्त हैं जिनके पास साइकिल हुआ करती है, लेकिन उन्होंने, शायद उनके मन में डर था, क्योंकि घर में मैं बड़ा हूँ, छोटा भाई है मेरा, और इस डर की वजह से कभी उन्होंने इस काम में सपोर्ट नहीं किया कि मैं आपको एक साइकिल भी दिला पाऊं। तो उन्होंने मना किया। लेकिन दोस्तों, कुछ जुनून था, शुरू से ही था कि मुझे कुछ मेरे जीवन काल में करना है। और जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, उस टाइम में क्या करता था कि मेरे पास के ही गांव में बगड़ हुआ करता है, एक कस्बा है, वहां से मैं किसी की साइकिल लेके, यानी किसी की उधार साइकिल लेके केरोसिन तेल लेके आया करता था। और उस केरोसिन तेल पे मुझे 1 लीटर पे 1 रुपया मिला करता था। और उस तेल को मैं बेच के पैसा इकट्ठा करता था, और उस पैसे से मेरी सेविंग हुआ करती थी। और कई बार मेरे जो दोस्त वगैरह हैं उनका मैं सहयोग भी करता था उस पैसे से। इस तरीके से मेरी एक आदत बन चुकी थी कि मैं पढ़ाई के साथ साथ आमदनी करूं। लेकिन ये बात खुली घर वालों को नहीं पता थी उस टाइम, लेकिन मैं कैसे भी करके ये काम करता था। और जब मेरे पास थोड़ा पैसा हुआ तो मैंने खुद के पैसे से एक छोटी सी साइकिल खरीदी, और उससे मैंने सफर करना स्टार्ट किया। इस तरीके से मैंने एजुकेशन कंप्लीट की, 12th मैंने कंप्लीट कर चुका था। जब मैं कॉलेज में एंट्री हुआ तब
जैसे ही मैंने कॉलेज में कदम रखा तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, क्योंकि नौकरी वगैरह मैं देखता आ रहा हूँ, छोटे मोटे व्यापार में देखता आ रहा हूँ, पता नहीं शुरू से ऐसा लगा कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो उस टाइम की बात है, मेरा एक दोस्त था जो मुझे एक शादी में मिला था। उन्होंने क्या किया कि एक बिजनेस था उस टाइम। मैं क्या शहर में आया, और शहर में मैं किसी काम से आया था, यानी झुंझुनू में किसी काम से आया था। और उस टाइम उनकी वहां पे दुकान हुआ करती थी। जैसे मैं दुकान के पास से निकल रहा था तो उन्होंने आवाज लगाई कि नरेश इधर आओ, काम आपसे। मैंने कहा भाई साहब नमस्कार, बताओ। बोला कि हम एक अच्छे दोस्त है। मैंने कहा जी हाँ, मैं आपको एक काम बताना चाह रहा हूँ जिससे आपकी लाइफ बनेगी। मैंने कहा जी बताओ। उन्होंने कहा कि पैसे कमाना चाहते हो? मैंने डायरेक्टली बोला जी कौन नहीं चाहता, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ ऐसा काम है जो सेविंग का है, जैसे सिंपल भाषा में बताऊं तो आरडीएफडी इंश्योरेंस का कुछ ऐसा काम है, अगर आप करोगे तो आपको कमीशन मिलेगा। मैंने सोचा कि शायद मेरे लिए एक रास्ता है, मैं इसको करके देखूं। उन्होंने मुझे 10-12 फॉर्म दिए। दोस्तों मैंने उस काम में कभी देरी नहीं की, मैंने तुरंत वो फॉर्म उठाए, घर पहुंचा, और मेरा जो पुराना घर है वहां पे पहुंचा, और मेरे जो परिवार के लोग हैं उनके घर पे जाके मैंने वो फॉर्म भरे। 3-4 मैंने फॉर्म भरे, 120 रुपए महीना, 320 रुपए महीना, 340 रुपए महीना, इस तरीके से उस टाइम कोई प्लान हुआ करते थे। इस तरीके मैंने फॉर्म भरे। और गर्मी का टाइम हुआ करता था दोस्तों, मैं क्या करता था, पता नहीं मेरे में क्या जुनून, मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे हाथ ऐसा कोई नमूना लगा, ऐसा हाथ, मेरे हाथ को डायमंड लग गया है कि ये मुझे सफल बना देगा। मुझे एक ऐसा प्लान मिल गया, एक सक्सेस मिल गई है कि मैं जरूर यहाँ पे सफल हो पाऊंगा। तो दोस्तों वो फॉर्म मैंने बैग में डाल के, यानी पॉलीथीन को फोल्ड करके, और मेरे गांव के आसपास 3-4 किलोमीटर के एरिया में मैं पैदल घूमता था, क्योंकि कच्चा हुआ करता था तो मुझे पैदल जाना पड़ता था। मेरे पास और कोई साधन नहीं था। गर्मी मुझे नहीं लगा करती थी उस टाइम, पसीने को ऐसे पूछते चला जाता था, और मैं फॉर्म भर के लेके आता था। डेली मेरा काम था, कभी 1 फॉर्म, कभी 2 फॉर्म, कभी 5 फॉर्म भरता भरता मैं ये काम करने लगा। इसी टाइम मेरे साथ एक हादसा हुआ, और मैं आपको बताना चाहूंगा उस हादसे ने आज जो मेरी लाइफ है उस हादसे की वजह से है। आपको बताना चाहूंगा वो बात। मेरे पापा जी उस टाइम एक बाइक खरीद के लेके आए, और बाइक को उन्होंने घर पे खड़ा किया और किसी काम से बाहर चले गए। मैंने क्या किया, उनके जैसे ही घर से वो बाहर गए, उस बाइक को स्टार्ट किया, अपने एक दोस्त से मिलने चला गया। और दोस्त से जब मिलने गया तो उस रास्ते में कच्चा रास्ता था, तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता, मैं चला भी गया, आ भी गया, और उस बाइक को खड़ा कर दिया। दूसरे दिन जैसे वो ड्यूटी जाने लगे तो आवाज कुछ आ रही थी बाइक में से। उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था, बता रहे कि चैन में कुछ आवाज आ रही है, सॉकेट में कुछ आवाज आ रही है। तो उन्होंने कहा बाइक को कौन ले गया, और उन्होंने जब पूछा था चिकी तो उनको पता चला कि बाइक को मैं ले गया। उन्होंने बड़े गुस्से से मुझे बुलाया और एक बात कही कि आइंदा इस बाइक को हाथ मत लगाना। और एक बात और कही दोस्तों, कि जिस दिन तेरी औकात हो उस दिन तू कोई साधन लेके आएगा और वो चलाएगा, आइंदा मेरे साधन के हाथ मत लगाना। दोस्तों वो पता नहीं मेरे ऐसा वो शब्द मेरे लिए एक तलवार के घाव जैसा काम कर गया। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि नरेश कुछ करके दिखाना है जीवन में। अगर तू धरती पे जन्म ले चुका है और तेरा नाम नरेश अगर निकाल दिया गया है तो तुझे तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। दोस्तों वो आग अंदर थी मेरे, और उसी टाइम मैंने मेरे काम को स्पीड दी और मैंने 11,500 रुपए इकट्ठे किए। उस टाइम 11,500 रुपए में हीरो मोटरसाइकिल, हीरो होंडा आती थी उस टाइम, सीडी डॉन बाइक थी, वो मैं 11,500 रुपए डाउन पेमेंट करके लेके आया। और मैं बड़े आनंद से उस बाइक पे आ रहा था। मुझे लगा कि मेरी पहली कामयाबी, मेरी पहली मेहनत ये है, और तब से मैंने इस काम को स्टार्ट किया। दोस्तों घर वालों ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। घर वालों की इच्छा थी, हालांकि वो सही है, मैं गलत नहीं कह सकता, वो सही है। उनकी इच्छा थी कि मैं गवर्नमेंट कर्मचारी बनूं, या मैं कोई अधिकारी बनूं, या मैं सरकारी कर्मचारी का कोई भी पार्ट बनूं, लेकिन बनूं सरकारी कर्मचारी। उनके दिमाग में फिट हो चुका था। वो मुझे टॉर्चर करते थे बार बार, यहाँ तक कि उन्होंने बड़े प्यार से मुझे, प्रेम से, मेरी जो बाइक थी वो भी मेरे से ले ली। बोले कि आप एक काम करो, ये बाइक मुझे दो, मेरे वाली मैंने बेच दी है और 5-10 दिन में नहीं लेके आ जाएंगे। अब देने को क्या था साहब, उन्होंने मेरी बाइक ले ली, मेरे पास कोई साधन नहीं था। लेकिन मुझे पता चला कि अब तेरे पास साधन नहीं है, मैंने और ज्यादा मेहनत की। दोस्तों मैं दूसरी बाइक लेके आया, गलती से उन्होंने वो भी मेरे से छीन ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं इस काम में आगे बढ़ूं। दोस्तों करता गया, फिर 2007 की बात है, 2007 में मैं वेटनरी, यानी 2005 में मैंने वो काम स्टार्ट किया था, जो इंश्योरेंस, आरडीएफडी इंश्योरेंस, यानी कुछ ऐसा काम था जो इन्वेस्टमेंट प्लान थे, उसके अंदर मनोज जी सर बता चुके हैं आपको पहले ही।
फिर मैंने 2007 में क्या किया, उन्होंने मुझे जबरदस्ती सीकर में दाखिला दिलवा दिया। वहां पे एलएस से यानी पशु कंपाउंडर वेटनरी मैं करने चला गया था वहां पे, और 2 साल मैंने वहां पे वेटनरी किया, यानी एलएसए का डिप्लोमा किया। लेकिन दोस्तों उस टाइम मेरे जुनून था कि मुझे कुछ करना था। और क्या होता है कि जब आपके अप्लायंस वगैरह आपसे मिलते रहते हैं ना, तो क्या होता है वो जुनून वापस दिमाग में आ जाता है। मेरा जो दोस्त थे उस टाइम, वो क्या करते थे, मेरे से बीच बीच में मिलते रहते थे, और उनके पास लग्जरी कार भी हुआ करती है, उन्हें उस टाइम उनके पास स्विफ्ट हुआ करती थी, फिर वो स्कॉर्पियो लेके आए। तो मेरे मन में भी रहता था कि नरेश बाबू तुम्हें कुछ करना है और ऐसी गाड़ियां तुम्हें भी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा खाने पीने और पहनने और व्हीकल्स का बड़ा शौकिया हूँ, और आज भी हूँ और हमेशा रहता हूँ। तो उस टाइम मेरे साथ चैलेंज क्या हुआ करता था कि मेरा जो एलएसए डिप्लोमा था उसका भी एग्जाम एक साथ हुआ करता था, कोई आगे पीछे सुबह शाम में फर्क हुआ करता था। मेरी कॉलेज का एग्जाम भी एक साथ हुआ था, क्योंकि मैं कॉलेज करना चाहता था। मैं नहीं चाहता कोई मुझे ये कहे कि तू 10वीं बार पढ़ा है, मैं कम से कम पढ़ा हूँ कैसे भी हूँ, लेकिन मैंने कॉलेज करना उचित समझा कि मैं ये ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करूंगा। तो दोस्तों उस टाइम मेरे साथ 3 चैलेंज हुआ करते थे। पहला चैलेंज ये था कि मेरी जो एलएसए डिप्लोमा की एग्जाम थी वो भी साथ हुआ करती थी, कॉलेज का पेपर भी सुबह शाम के एडजस्ट टाइम में हुआ करता था, और सीकर से झुंझुनू कॉलेज का पेपर देने आना, फिर वापस जाना, फिर जो डिप्लोमा था उसका एग्जाम देना, और साथ में जो काम करता था उसका क्लोजिंग भी उसी वक्त हुआ करता था। दोस्तों बड़ी परेशानी थी, लेकिन जुनून था, कुछ ऐसा करना था। दोस्तों मैं करता गया, और जैसे ही मैंने 2009 में डिप्लोमा कंप्लीट किया, और करीबन 79% मेरे परसेंटेज भी बने थे उस डिप्लोमा में, तो मैं जैसे डिप्लोमा करके घर पे आया, दोस्तों उस टाइम मेरा एक सेकंड पार्ट ये था कि मैं अब ये चाह रहा था कि मैंने डिप्लोमा किया है तो मैं क्यों ना साथ साथ में इस काम के साथ मैं ये वेटनरी वाला काम भी करूं, ताकि पैसा और ज्यादा आएगा। दोस्तों मैं प्रैक्टिस करने सुल्ताना गांव गया, वहां पे शीशराम जी डॉक्टर आज होंगे शायद, मुझे नहीं पता, पहले हुआ करते थे, वहां पे उनका पोस्टिंग था, जो हमारे कोई रिलेटिव हैं। तो मैं उनके पास गया, पहले दिन चला गया। अब दोस्तों मैं आज जिस ड्रेस में हूँ उसी तरीके से मैं अप टू डेट होके वहां पे गया था, जैसे कोई प्रोग्राम इवेंट में जा रहा हूँ, और वहां के जो हालात थे वो आपको बताना चाहूंगा। सेकेंड डे में वहां पे गया, पहले दिन चला गया, कोई केस नहीं आया। सेकेंड डे में गया वहां पे, तो वहां पे एक केस था, एक गाय आई हुई थी जिसके दस्त हो रखे थे इस तरीके से, और वहां पे समझ सकते हो डॉक्टर ने कहा कि आपको पूंछ पकड़नी है, और उस दिन मैंने सफेद शर्ट पहन रखा था। मैंने कहा गया तू काम से, आज तो तेरा तो ये कल्याण कर देगी। और साहब मैंने वो पूंछ क्या पकड़ी, मैं उसके पूंछ पकड़ के चक्कर काटता रहा। डॉक्टर मुझे देख रहा है, लेकिन कैसे भी करके डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, इंजेक्शन लगाया, और जैसे ही वो काम पूरा हुआ तो दोपहर का समय था, और वहां पे एक चारपाई हुआ करती थी रेस्ट करने के लिए। तो डॉक्टर ने बड़े बेकार से मुंह में मुझे एक बात कही, बेकार से मुंह बनाते हुए, कि नरेश एक काम क्या कर, आराम से आया कर, कोई दिक्कत नहीं है, इस चारपाई पे सो लिया कर, और काम देखना हो तो मैं जैसे कर रहा हूँ देखता जाएगा। अब साहब वो बात मुझे चुप गई, तो मैं क्या हुआ, घर पे आया, और घर पे आके मैंने क्या किया, आराम से एक शांत माहौल में अपने आप को वहां पे बैठा और विचार करने लगा। मैंने 2 पार्ट बनाए, और दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं मेरे जीवन में डिसीजन सेल्फ लेता हूँ, ये मेरी जीत है। सुनता सबकी हूं मैं, लेकिन डिसीजन जब लेने की बारी आती है तो मैं आराम से बैठता हूँ, सोचता हूँ, फिर उस काम को बाद में करता हूँ। किसी के कहने से मैं कोई काम नहीं करता हूँ, समझ के बाद में करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, आराम से अपने आप को बिठाया, देखा, समझा, और मैंने विचार किया अगर मैं नौकरी एलएसए डिप्लोमा करूं तो मेरी तनख्वाह कहाँ तक जा सकती है। तो मैंने कहा, देखा, समझा कि 40-50 हजार रुपए कमा सकता हूँ। फिर गाड़ी, मैंने कहा बाइक ले सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा एल्टो फेल्टो कार ले सकता हूँ, ठीक है। लाइफस्टाइल कुछ नहीं होगी, एक तरीके से मैं ड्यूटी जाऊंगा, ड्यूटी से वापस आऊंगा। इस तरीके से मैंने सारी चीज को समझा। दूसरे पार्ट में मैंने देखा कि नेटवर्किंग में मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो मेरे पास पहले काम था, जो मेरा आधार मान्य काम था, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने काफी अप्लायंस को देखा कि वो जीरो से थे, आज उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े चेक हैं, बड़े बड़े घर हैं, और उनके लाइफ स्टाइल ही शानदार है बिल्कुल। उस चीज को देखे मैं बिल्कुल खुश हुआ, और मैंने उसी दिन से डिसीजन लिया। और वो 2000 करीबन 10 की बात है, स्टार्टिंग की, जब मैंने डिसीजन लिया कि अब से मुझे सिर्फ और सिर्फ यही इंश्योरेंस आरडी सेक्टर का काम करना है, इंश्योरेंस में काम करना है, या आरडीएफडी इंश्योरेंस का काम करना है। मैंने उसी दिन से कसम खाई थी कि हाँ, ये काम मैं बहुत अच्छे से करूंगा, और इस काम को बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ता गया। और 2010 मैंने पूरा काम किया, और उस टाइम मैंने एक चौथे नंबर की बाइक खरीदी थी, यानी 2 बाइक पहले थी और एक डिप्लोमा करने गया था, वो भी मेरी मेहनत की थी।
चौथे नंबर की बाइक भी मेरी मेहनत की थी, मैंने घर वालों से 1 रुपया नहीं लिया क्योंकि उस टाइम मैं कमाता था। और एक दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट होते हैं या स्टूडेंट कंप्लीट अपनी एजुकेशन कर चुके होते हैं और बाद में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कमाते नहीं है, मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई आदमी, और वो भी एक पुरुष होके वो घर पे बैठे, मजबूरी एक अलग चीज होती है, लेकिन पुरुष होके घर पे बैठे मुझे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैंने जीवन काल से कमाना सीखा है। परेशानियां मेरे साथ भी आई थी, चैलेंज मेरे साथ भी थे, लेकिन मैं किसी को नहीं चाहता कि कोई घर पे बैठे, अरे करो कुछ भी करो लेकिन करते जाओ। मैंने भी वो किया। 2010 तक मैंने कंप्लीट बहुत अच्छे से काम किया, और 2011 तक 2 साल दोस्तों, ये जो मेरा वक्त था ये बहुत ज्यादा कठिन था। मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह 8-9 बजे मैं घर से निकलता था, कई बार 6 बजे मैं घर से निकलता था, रात को 9, 10, 11, 12, 1-1 बजे भी मैं घर पे आता था। और गर्मी के टाइम में मुझे नींद आने लगती थी चलते चलते, लेकिन फिर भी मैं क्या करता था, चलता रहता। कई बार तो बाइक रोड से उतर जाया करती थी, मुझे बड़ा डर सा भी लगता था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, लेकिन मैं पॉजिटिव रह के कि मुझे बड़ा करना है, मेरे वो भूत सवार था एक तरीके से, और मैं आगे बढ़ता गया। सर्दी आई तो सर्दी में दोस्तों क्या होता था कि शर्ट के अंदर पेपर डालते थे और इसके बाद में ग्लव्स पहनते थे, फिर भी सर्दी नहीं रुकती थी। एक हाथ तो इस तरीके से, एक इस तरीके से करके कैसे भी मैं चलता रहता है। दोस्तों वो दिन मुझे आज भी याद है। उतना कठिन परिश्रम मेरे जीवन काल में मैंने कभी नहीं किया, और आज भी नहीं करता हूँ उतना कठिन परिश्रम जितना मैंने पहले किया था। बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया था। 2 साल मैंने 2010-2011 को मैंने पूर्णतया समर्पित भाव से उस काम को किया, और उसी 2 साल के पीरियड में मैंने एक बाइक खरीदी थी। और दिसंबर 2011 यानी 10 दिसंबर 2011 को मैंने अपने सपनों की पहली कार स्विफ्ट वीडीआई व्हाइट कलर RJ 18 CA 6264 नंबर की मैंने खरीदी थी। उस दिन जो मैंने कार खरीदी थी, मेरे सफलता का सेकंड टाइम था। जब पहली बार बाइक खरीदी थी उस टाइम मैं खुश हुआ था, सेकंड टाइम मैंने जब कार खरीदी बड़ा खुश हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी और भी खड़ी हो सकती है, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे सामने एक चैलेंज आ गया। 12 दिसंबर 2011 को कोई भी एक पेपर में एक ऐसी न्यूज आई कि कंपनी आपकी बंद होने वाली है, जिस कंपनी में मैं काम करता था, और लोग हाय तौबा मचाने लगे कि हमारा पैसा, इस तरीके से माहौल बन गया। दोस्तों वो गाड़ी झुंझुनू इलाके में खड़ी कर देता था, आराम से छांव में खड़ी रहती थी। मेरे सामने ये चैलेंज आ गया कि घर वाले मेरे साथ नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने मुझे साथ नहीं दिया था। वो साथ हैं लेकिन इस काम में पहले नहीं थे। वो कहते थे कि कभी कंपनी डूबेगी और हमारी नाक कटवाएगा, और वैसा ही मुझे दिखने लगा कि अब तो गलत हो गया। अब दोस्तों गाड़ी की किस्त आती थी 11,500 रुपए, अब कहाँ से पे करूं, टेंशन होने लगता था, ये चीजें होने लगती थी। लेकिन उस टाइम भी मैंने अपने आप को संभाला, कैसे भी मैंने व्यवस्था करी, और कैसे भी, यानी इस टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी वाइफ ने मुझे, क्योंकि मेरी शादी उस टाइम में फरवरी में हो चुकी थी 2011 में, उसने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और धन्यवाद के पात्र है वो, क्योंकि उसकी वजह से शायद कहीं न कहीं मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। बहुत अच्छा सपोर्ट किया उसने, मुझे संभाला, गिरने कभी नहीं दिया, और कैसे भी मोटिवेट करके मुझे आगे बढ़ाया, और मैं चलता गया। कंपनी का माहौल सामान्य हुआ, दोबारा स्पीड से मैंने काम किया, और 2014 को कंपनी बिल्कुल लॉकडाउन हो चुकी थी, और वहां पे इस तरीके से माहौल बन गया था कि हाथ को हाथ खाने लगता था। जिन रिश्तेदारों के लिए मैंने टाइम दिया था, जिन रिश्तेदारों के लिए मैं दिन रात एक करता था, उनके एक फोन कॉल से मैं जाया करता था। कभी भी ये नहीं देखता मेरे घर के काम को छोड़ के उनके साथ चला जाता था ब्याह शादी प्रोग्राम में। उन रिश्तेदारों ने से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे मतलब इस तरीके से व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। गलती मेरी नहीं थी, मैंने पैसा लिया, सिस्टम में जमा कराया। अब जो था वो सिस्टम के साथ था, वो हमारे साथ भी हो गया, गलती मेरी नहीं थी, लेकिन उनको ये लगता था कि इसने ऐसा कुछ किया है। दोस्तों कहीं न कहीं आप ब्लेम के हकदार बन जाते हो, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, और फिर एक मेरे जीवन काल में एक देवता के समान अगर बोलूं, एक भाई के समान बोलूं, जिनका हमेशा मैं शुक्रिया अदा करूंगा, मनोज जी सर का, जो मेरे साथ हमेशा आज भी हैं। पहले वो मेरी कंपनी में पायलट क्रॉस टीम में हुआ करते थे, लेकिन आज वो हमारे साथ हैं। उन्होंने एक प्लान डिजाइन किया कि ट्रेवल डेस्टिनेशन हम बनाए, और उसमें हम 4 पार्टनर हैं, राम सिंह जी, राम किशन जी,
मैं और मनोज जी ये चार्ट पार्टनर हुआ करते थे उस टाइम हमने एक ट्रेवल्स का निर्माण किया, स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया वहां पे, और काम चलने लगा, काफी अच्छा भी चलने लगा। लेकिन दोस्तों उस टाइम जो हालत थे ना वो बड़े खराब थे। 10-20-30 हजार रुपए कमा लेते थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि आपको सच बताऊं, हमने बहुत ज्यादा सपने संजोए थे, ऊंचाइयों तक गए थे। आपको इससे ज्यादा क्या बताऊं, मैंने मेरी गाड़ी में कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठाया जो मैं कभी जानता नहीं था उसको, क्योंकि मैं हमेशा बिल्कुल क्लीन चट रखता था गाड़ी को शानदार तरीके से। और कोई अगर मिट्टी के पैर भी लेके बैठ जाता था तो मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं होता था। इस वजह से मैं गाड़ी में किसी अननोन व्यक्ति को नहीं बिठाता था, और जानकार को भी बिठाता तो देखी बात बोलता कि पैर कोई बिल्कुल साफ सुथरे करके भाई बैठना इसमें। मुझे मेरी चीजों से बहुत ज्यादा प्यार होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो दोस्तों उस टाइम मैंने ड्राइवरी की, मुझे बड़ी शर्म आती थी ड्राइवरी करते हुए, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता था, ये नहीं करना चाहता कि लाओ मुझे पैसे दो। मैंने ड्राइवरी की, कैसे भी करके मैंने वहां पे अपने आप को संभाला। और हालात तो ऐसे हुए कि कई बार ऑफिस आते थे तो स्लीपर में भी आ जाते थे, पजामे भी आ जाते थे, टी शर्ट में भी आ जाते थे, ये हालत हो चुकी थी। दोस्तों वो समय जब याद आता है तो भगवान को एक चीज कहता हूँ, ऐसा समय किसी को मत देना जीवन में, क्योंकि हो सकता है आप बातों से उस चीज को ढंग से नहीं समझ पाओगे, लेकिन जिस पे गुजरती है, वो कहते हैं ना जिसके चोट लगती है उसी के दर्द पता चलता है कि कितने ज्यादा दर्द उसको हो रहा है फिलहाल या हो चुका है। तो वो चीजें मेरे साथ थी दोस्तों। तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मनोज जी का, जो आज मेरे साथ है। पहले उन्होंने मुझे प्लान बताया, दिखाया, ट्रेवल्स का साथ में मेरे साथ आए और उस टाइम मुझे गिरते हुए संभाला, तो वो हमेशा धन्यवाद के पात्र हैं। इस तरीके से हमने जीवन काल में अपना काम स्टार्ट किया। दोस्तों कंपनी वाले बहुत आते थे कि आप ये प्लान ले लो, वो प्लान ले लो, लेकिन मैंने एक कसम खाई हुई थी, जीवन में कुछ भी हो जाए, जिस कंपनी में पैसा लगता है उसमें मैं कभी काम नहीं करूंगा। और दोस्तों मैं ये आज तक भी उस बात पे टिका हूं, मैंने कभी भी कोई ऐसी कंपनी को नहीं अपनाया जिसमें पैसा लगता था, और मैंने इन्वेस्टमेंट में प्लान में कभी काम नहीं किया। एक बार हमारे बीच कोई दोस्त है, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आए थे कोई सोसाइटी का, मैंने 4 फॉर्म भरवाए, लेकिन उसी टाइम उनकी बातों से मुझे पता चल गया कि गड़बड़ होने वाला है। तो मैंने क्या किया, उसी काम को वहीं पे बंद कर दिया, उसके बाद मैंने काम नहीं किया। और हमेशा मैं चाहता था कि मुझे एक ऐसा काम मिले जो मुझे ज्यादा आगे तक ले जा सकता है। मन में था कहीं न कहीं, क्योंकि वो दिन याद आने लगे दोबारा, जब परेशान होने लगे कि यार कोई ऐसा काम करे जिसमें हमारा स्टैंडर्ड बढ़े, हमारे पास खूब सारे पैसे आए। तो इस टाइम में कि अगर बात करूं तो वो कहते हैं ना जी, जैसा आप सोचते हो वैसा होता है, ये बिल्कुल सत्य है। जैसा आप सोचते हो वैसा होता है, वैसे ही रास्ते आपके लिए खुलने लगते हैं। उस टाइम एक व्यक्ति हमारे बीच आए मोदी केयर को लेके, जो आज हमारे सिस्टम में नहीं है, वो भी हमेशा धन्यवाद के पात्र रहेंगे, उनको हमेशा मैं धन्यवाद देता रहूंगा। उन्होंने और उन व्यक्ति के साथ आए हमारे साथ अरुण जी भाई साहब, राम सिंह जी भाई साहब, जो उनको लेके आए थे। उन्होंने हमें आके बताया कि इस तरीके से ये काम है। अरुण जी और राम सिंह जी भाई साहब ने बताया कि इस तरीके ये कोई काम कर रहे हैं। मैंने एक बात बोली कि जो बैग आप लेके आए हो वो उसको वहीं पे बंद रखो, क्योंकि ये जो काला बैग है ये काला नाग है हमारे लिए, ये डस जाएगा हमें, हम दोबारा उस रास्ते नहीं जाना चाहते। उन्होंने बड़े प्यार से बताया कि इसमें प्रोडक्ट है जो मैं घर पे यूज करता हूँ, उनका डेमो करके बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, इतनी दूर आए हैं तो कोई बात नहीं है। उन्होंने डेमो करके बताया, डेमो अच्छे लगे, तो वो सारी चीज हो गई और वो वहां से वापस चले गए। फिर भी दिमाग में इतना नहीं घुसा था कि करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी बैक कॉल करके ये नहीं पूछा कि आपको ठीक लगा या नहीं लगा, वो बता के चले गए और कोई बात नहीं। इसके बाद एक दिन मैं मनोज जी किसी काम से जयपुर गए हुए थे, जयपुर में जाके हमने प्लान किया फ्री होके कि चलो मनोज जी ऐसा करते हैं, या मनोज जी ने खुद ने भी कहा, मैंने भी कहा चलो ठीक है हम मोदी केयर चल के आते हैं। तो हम दोनों मोदी केयर गए, वहां पे हमें मुकेश जी भाई साहब मिले, जिनको हमने बुलाया था स्पेशली मुकेश जी भाई साहब मिले। उन्होंने डेमो प्लान बताया, दोबारा कंपनी के बारे में बताया, अच्छा लगा। मनोज जी भाई साहब ने अपना रजिस्ट्रेशन पहले किया, फिर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। और आपके लिए एक बात और बताता हूँ, उसी की बात यह है कि हमारे जो अपलाइन है राम सिंह जी सर का, उन्हीं का भी रजिस्ट्रेशन उसी टाइम हुआ था जिस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। अरुण जी भाई साहब का भी रजिस्ट्रेशन उसी दिन हुआ था जिस दिन हमारा हुआ था। और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन उसी दिन हुए थे, क्योंकि उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा था पहले, उसी दिन हुआ था। दोस्तों कुछ प्रोडक्ट लेके आए, घर पे लेके आया, काम में लिया, प्रोडक्ट ठीक ठाक लगा, समझ में आया, क्योंकि पहली बार में सारी चीजें समझ में नहीं आती आपको।
दोस्तों फिर भी मैंने काम को नहीं समझा, काम स्टार्ट नहीं किया। मनोज जी सर काम स्टार्ट कर चुके थे, राम सिंह जी भाई साहब, अरुण जी भाई साहब काम स्टार्ट कर चुके थे। फिर एक दिन कुछ टाइम 5-6 महीने निकल गए तो दिमाग में आया कि यार ये सभी लोग कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, तो कम से कम हम शिकायत तो नहीं मिलेगी। किसी को अगर प्रोडक्ट ले जाके दूंगा और वो कल काम में ले लेगा तो ये तो नहीं कहेगा कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए, कम से कम इस ब्लेम से तो मैं बच जाऊंगा। इस बात को लेके मैं काम करना स्टार्ट किया दोस्तों, और काम करते करते मैं आगे बढ़ता गया। और इस तरीके से फिर मुझे और अच्छे से प्लान बताया गया, लेकिन इतना समझ में नहीं आया था। एक बार की बात हम आपको बताऊंगा, मेरे वो पल याद है, मैं सीकर गया था और उस टाइम सीकर में मैंने मनोज जी सर को फोन किया कि मनोज जी वैसा मैं सीकर आया हूँ, तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ मुझे कोई हेल्प मिले। तो वीरेंद्र जी भाई साहब से मेरी बात हुई उनको लेके। वीरेंद्र जी भाई साहब को मैंने बोला कि वीरेंद्र जी भाई साहब मैं सिक्कर हूँ, आप सिक्कर ही हो क्या? बोला हाँ जी बिल्कुल सिक्कर ही हूँ। तो मैंने कहा जी मेरा एक दोस्त है जिनका पहले मैं अकाउंट करा चुका हूँ दूसरी कंपनी में, और मुझे लग रहा है वो मेरी बात को नहीं मानेंगे, तो आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ हो? मैंने कहा सिक्कर ही हूँ, फलानी जगह पे हूँ। उन्होंने कहा शाम को 8 बजे आप मेरे घर पे आना, एक बार तो मेरे से मिलना आप, और उसके बाद अपन बात करते हैं। रात को 8 बजे उनके घर पे गया और उन्होंने 8 बजे से लेकर करीबन 2-2.5 घंटे तक मेरी मीटिंग ली। दोस्तों आपको बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, 2-2.5 घंटे तक उन्होंने मुझे डेमो प्लान सारी चीजें मुझे बताई, अच्छे से बारीकी से बताई। और एक बात मुझे लास्ट में कही कि नरेश अगर जीवन में सफल होना चाहता है ना तो अपलाइन का साथ आज ही छोड़ देना। साथ का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि अपलाइन को बार बार डेमो करने ले जा रहे हो, प्लान करने ले जा रहे हो, सिर्फ अपलाइन को प्रमोशन के लिए काम में लेना है। पता नहीं वो दिमाग में मेरे कैसे क्या सेट हुई। वो दिन है, आज का दिन है, गवाह है, बाकी मेरे सारे अपलाइन गवाह हैं इस चीज के कि मैंने कभी भी मेरे अपलाइन को परेशान नहीं किया। हाँ प्रमोशन के लिए जरूर अपलाइन की हेल्प होती है। हाँ मनोज जी सर की वजह से, राम सिंह जी सर की वजह से, अरुण जी सर की वजह से, वीरेंद्र जी भाई साहब, बाकी सारे अपलाइन की वजह से मुझे गाइडलाइन मिलती रही। मैं कामयाब होता रहा, आगे बढ़ता रहा, उनसे पूछता रहा। और दोस्तों बताना चाहूंगा शुरू का जो समय था मेरा, जब तक मैं डायरेक्टर नहीं बना था और डायरेक्टर बन गया था, उस टाइम का जो समय था वो भी बड़ा बेकार सा, बेकार तो क्या बोलूं, बड़ा चैलेंज भरा समय था। दोस्तों अपलाइन कहते थे कि मीटिंग में आप लोगों को लेके आओ, तो मेरे कोई लोग नहीं आते थे, मैं अकेला आता था। और वहां पे क्या होता था, पूछा जाता था कि भाई किसके लोग कितने ज्यादा हैं, तो लोग ऊपर हाथ उठाते थे, मेरे 2 हैं, मेरे 5 हैं, मेरे 10 आए हैं आज। और मैं दोस्तों उस टाइम तो एक मर्द होने के नाते सामने नहीं रो पाता था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुटता था और बहुत ज्यादा दर्द होता था कि काश मेरे भी लोग आएंगे क्या मीटिंग में, काश मेरे लोग भी बैठेंगे क्या मीटिंग में, काश मैं भी एक लीडर बन पाऊंगा क्या। दोस्तों ऐसा मेरे साथ हुआ, लेकिन ईश्वर ने मुझे साथ दिया और भगवान का हमेशा शुक्रगुजार हूँ, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरी परीक्षा जरूर होती है लेकिन मैं सफल हो जाता हूँ। और कुछ टाइम बीतने के बाद लोग आने लगे, मुझे खुशी होने लगी। ठीक है, धीरे धीरे मेरा काम बढ़ता गया, मैं डायरेक्टर बना, सीनियर डायरेक्टर बना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना, एससीडी बना। एससीडी बनने के बाद मुझे पता चला कि हाँ कार फंड भी होता है, कार भी आती है। तो इस तरीके से मैंने एससीडी बन के काम स्टार्ट किया। उसी बीच दोस्तों मेरा एक सपना हुआ करता था, जब मैं ऑफिस में बैठता था तो मैं लैपटॉप पे जो हमारे पास सिस्टम था कंप्यूटर का, उस पर देखता था वीडियो दुबई के, क्योंकि दुबई देश मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है। अगर मुझे जीवन में मौका मिला तो मैं जरूर दोबारा वहां पे जाना चाहूंगा। वो वहां पे उनके वीडियो देखता था, सारे कल्चर को समझता था बहुत, और मन में होता था कि काश दुबई जाएंगे क्या। दोस्तों क्या बताऊं आपको, उस टाइम मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि हाँ दुबई तो मैं जाऊंगा, भले मुझे कमाना जाने पड़े। उस टाइम मैंने पासवर्ड बना लिया था। मनोज जी सर को कहा, मनोज जी सर ऑनलाइन पासवर्ड की एप्लीकेशन लगती है, वो लगा दीजिए, बताइए, मैं लगाता हूँ। उन्होंने मुझे हेल्प की, पासवर्ड बनाया दोस्तों, पासवर्ड बन के आ गया। और कहते हैं नहीं जी रास्ते खुलते हैं, और मेरा पहला जो ट्रिप हुआ वो दुबई का हुआ। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि हाँ मुझे ट्रिप मिला है। इस तरीके से दोस्तों मैंने मोदी केयर में आने के बाद में दुबई क्वालिफाई किया ट्रिप। मोदी केयर में आने के बाद मैंने टाइटल अचीव करता गया, प्लेटिनम बना। फिर उसके बाद में आज जो मैं हूँ फिलहाल, आज यानी अप्रैल 2020, आज मैं हूँ प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ फिलहाल। आज की डेट तक हो सकता है कल क्या हो, मैं क्राउन बन जाऊं, जीबीडीडी बन जाऊं, लेकिन अभी तक मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ, यानी कंपनी की हाउस फंड तक की जो टोटल इनकम होती है वो लेने वाला मैं बना हूँ। और मेरे अचीवमेंट की अगर बात करूं तो मैं 2018 6
12/18 यानी 6 दून 12 6 18 एक ऐसी डेट है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। और मेरे सपनों की पहली कार आई थी हुंडई वर्ना। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने कभी छोटा नहीं सोचा, मेरे जीवन से रिलेटेड मैंने हमेशा बड़ा सोचा। पहली कार मेरी उस जीवन में थी वो स्विफ्ट थी, 7.5 लाख रुपए की पहली मेरी कार थी। हो सकता है मैं अल्टो फेल्टो भी ले लेता, लेकिन 7.5 लाख रुपए थी। और मैंने उस टाइम एक चीज सोची थी मोदी केयर में आने के बाद, जो मेरी पहली कार थी उसकी दुगुनी कीमत की मैं कार लेके आऊंगा। ये मैंने सोचा था, अनाउंसमेंट करता था कि मैं 15 लाख की कार लेके आऊंगा। दोस्तों आज मेरे पास हुंडई वर्ना ब्लैक कलर की कार है, और जिसको ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है, और आज वो करीबन 14.5-15 लाख रुपए की है। ये है मेरा आज, और मेरा पीछे का जो समय था वो है, और आने वाला जो मेरा कल है वो आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों 2020 में मैं 101% ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, यानी जो ब्लैक शब्द होता है ये मेरे जीवन से जुड़ा है। शर्ट ब्लैक पहनी हुई है, गाड़ी ब्लैक है मेरे पास, और आने वाली जो कार होगी वो भी ब्लैक कलर में। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मुझे अच्छा लगता है इन चीजों में। तो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर दिसंबर 2020 में मैं बन के आ रहा हूं, और मेरी टीम में करीबन 3 से 4 ऐसे साथी हैं जो जीबीडीडी बन के आ रहे हैं। और आने वाला जो भविष्य है वो बता देता हूं मेरा 101% 12/12/2021, यानी ये डेट मत भूलना आप, ना मैं भूलूंगा। 12/12/2021 यानी 12/12/21 को मेरे सपनों की एक शानदार लग्जरी कार जो मेरे आसपास के क्षेत्र में अभी नहीं है, वोल्वो S90, जो करीबन टॉप मॉडल उसका करीबन 1 करोड़ रुपए का आता है, 101% आ रही है। और दोस्तों आने वाला जो समय का सपना है वो बता देता हूँ, 2021 तक मेरी कार में मेरी कार के साथ साथ करीबन 51 से प्लस कार होंगी, जिसमें 11 तो लग्जरी कार होंगी। 51 से प्लस कार होंगी, हो सकता है ईश्वर ने चाहा वो 101 भी हो जाए, लेकिन मुझे विश्वास है 51 से तो कम नहीं होंगी। और उसमें 11 तो लग्जरी कार होंगी जो करीबन 20-25 लाख रुपए से ऊपर की रेंज की होंगी। और इसके बाद मैं बताना चाहूंगा जीबीडीडी बाकी टाइटल तो खूब सारे होंगे, अनगिनत टाइटल हो। 2022 में मेरे एक सपना का घर है, 2022 में दिसंबर, वो भी दिसंबर में 2022 दिसंबर के करीबन वो सपनों का घर 5 बीघा के अंदर फार्म हाउस में होगा। ये मेरे आने वाले टाइम के सपने हैं। और दोस्तों 2026 में करीबन मेरी एज 40 साल हो जाएगी, और 2026 में मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं रिटायरमेंट लेके और मेरे परिवार के साथ समय बिताऊं, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने बहुत ज्यादा भाग दौड़ की है, बहुत कठिन प्रयास किए हैं, कठिन वर्क किए। हाँ, जितना मैंने कठिन प्रयास किया उतनी सफलता मुझे नहीं मिली, ये मुझे यकीन है। लेकिन आज जो मैंने बीज लगाया है वो एक दिन फल जरूर देगा। फिर भी आपको आज बता दूं, अप्रैल 2020 तक मेरी जो आमदनी है महीने का हाईएस्ट जो पे आउट है वो 1,15,000 रुपये हो चुका है, और दिसंबर तक वो करीबन 11,000 रुपए में 11 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आज 1,15,000 है, दिसंबर तक करीबन 11 लाख होगा। और इसके बाद में 2021 को मेरा ये सपना है कि 21 हो तो 21 लाख रुपए तो मेरे पास महीने का आना ही चाहिए। और दोस्तों 2026 तक जब मेरी एज 40 साल होगी, उस टाइम महीने का कम से कम 1 करोड़ रुपए तो से ज्यादा मैं कमाऊंगा। और मैं भी नहीं कमाऊंगा, मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अनगिनत ऐसे लोग होंगे जिनको ईश्वर ने आशीर्वाद दे रखा है और वो इतना पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों ये मेरी कहानी थी जो मैंने आपके सामने रखी है। मेरा बचपन कैसा था, मैंने क्या किया, आज मेरा क्या है, कल मेरा क्या होने वाला है। और लास्ट में 2 बात आपके सामने, यानी संपूर्ण सारांश की बात आप करने जाऊं तो आपको बताना चाहूंगा 2 बात। एक बात दोस्तों, हमारे घरों में पहले एंटीना वाले टीवी यानी एंटीना हुआ करता था, और टीवी उस एंटीना से चलता था, यानी जो चैनल आते थे उस एंटीना की वजह से आता था। उस पे कोई भी अगर पक्षी बैठ जाता था, हवा की वजह से वो हिल जाता था। इसी वजह से क्या होता था कि प्रॉपर पिक्चर नहीं आ पाती थी। तो कहते ना, अरे अरे सीधा कर, हाँ थोड़ा सा इधर कर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने एंटीना को बेल्डिंग कर लीजिए। मेरी बात को समझना, आप अपने एंटीना को बेल्डिंग करके रखिए। बेल्डिंग यानी 2021 में वोल्वो आएगी तो बेल्डिंग कर दी,
2021 में 21 लाख होंगे तो वेल्डिंग कर दी, 2020 में अगर मेरा 11 लाख का चेक बनेगा तो वेल्डिंग कर दिया। इस तरीके से हर तरीके से आप वेल्डिंग करके रखो। इसके बाद में एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, नेगेटिविटी पे लेके, 1 लीटर ब्लैक कलर अगर कंप्लीट व्हाइट उसको बनाना हो ना तो 2800 लीटर आपको व्हाइट कलर की जरूरत होती है। दोस्तों ध्यान से सुनना, 1 लीटर ब्लैक कलर को अगर कंप्लीट व्हाइट बनाना हो तो 2800 लीटर व्हाइट कलर की जरूरत होती है। दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर एक नेगेटिविटी दिमाग में आ गई, अगर एक ऐसी परेशानी दिमाग में आ गई, चैलेंज अगर एक आ गया, आपने अपने आप को पीछे खींच लिया, तो आपको एक बात बताता हूँ, वही मीटिंग दोबारा, वही ट्रेनिंग दोबारा जहां से आपने स्टार्ट किया। कई हमारे पास ऐसे लीडर हैं जो बड़े बड़े टाइटल पे आ जाते हैं और दोबारा किसी कारणवश से काम नहीं करते। तो दोस्तों आपको जीरो से, वही चीज है कि जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप नेगेटिविटी को कभी दिमाग में मत आने दीजिए और अपने एंटीना को आज से ही वेल्डिंग कर लेना, जैसे मैंने वेल्डिंग करके रखा है कि ये तो होना है, 101% होना है। तो इन सभी बातों के साथ मेरे सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सभी अप्लायंस को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे भगवान को धन्यवाद और आने वाली जनरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ ऐड होगी, मेरे साथ कामयाब होने के सपने संजो रही है। और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, बढ़ता रहूंगा, क्योंकि मैंने अपने आप को ब्रांड बना के काम किया है और ब्रांड कभी बिखरता नहीं है, वो ब्रांड बनाना ही जानता है। तो दोस्तों विश्वास के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ये नरेश पाल हमेशा आपके साथ रहेगा और गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा साथ बना रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच नरेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यू आर रियली ग्रेट लीडर। आपने अपनी जो स्टोरी शेयर की उससे बहुत सारे लोगों के जीवन में 100% वैल्यू ऐड होगी और वो कनेक्ट कर पाएंगे कि किस तरह से एक बहुत बेहतरीन अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी आपने जिम्मेदारी ली कि आप खुद से आगे आए, खुद अपने दम पे अपने आप को प्रूव करें, अपने जीवन के सारे सपनों को आप अपने दम पे पूरे करें। आपकी स्टोरी से बहुत सारे लोगों को ये इंस्पिरेशन मिली है और मिलती रहेगी कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई एम द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट, ये सब फील करते हैं। और आज की इन दोनों स्टोरी से हमने जो सीखा है हम जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे और चाहूंगा कि आप इसी तरह से हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाते रहें। जैसी आपका नाम है वैसा ही आपका काम है और वैसा ही आपका जीवन बनता चला जा रहा है। मेरी ढेरों शुभकामनाएं कि आपने अब तक जो अचीव किया है उसका कई लाख गुना आप अचीव करो और आपकी टीम में भी कई लाख गुना वो अचीवमेंट आते चले जाए और इसी तरह से हम लोग मिलकर इस पूरे हिंदुस्तान को वापस से सोने की चिड़िया बना पाए। यही हमारी इच्छा है। यही समीर सर हमें सिखाते हैं कि सोच बदलो, खुद को बदलो और दुनिया बदलो। सबसे पहले हम अपनी सोच को बदलें, फिर खुद को बदलें और उसके बाद इस पूरी दुनिया को बदलने का जिम्मा हम ले और आर्थिक आजादी के इस मिशन को हम सब मिलकर आगे लेके आए। और आपने उस झंडे को बहुत ऊपर तक लहराया है। मैं दिल से आपको सैल्यूट करता हूं और आप जैसे हीरे, आप जैसे डायमंड ही डायमंड क्रिएट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपकी चमक किसी अंधेरे कोने में भी अगर आप रखे हुए हो, आप वहां पे बैठे हुए हो, तो आपके अंदर आपकी जो चमक है, आपका जो ओरा है वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि अंधेरे में भी वो चमक दूर से नजर आ जाए, लोगों की जिंदगियों में वो रोशनी बिखर जाए, लोग आपकी उस चमक को देखकर अपने जीवन में वो चमक महसूस कर पाए, वो भी अपने आप को इंस्पायर महसूस करे और वो भी अपने आप को कामयाब बनाए। जी नरेश जी, थैंक यू सो मच। और मैं नरेश जी आपके लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, नरेश जी आपके लिए कहना चाहूंगा, आप जैसे लीडर, मेरी वैसे नेटवर्किंग में एक भाषा होती है क्रॉस लाइन, लेकिन मैंने कभी क्रॉस लाइन नहीं है। मेरी 3 ही भाषा है, मेरा अपलाइन है, मेरी ग्रो लाइन है और मेरी लव लाइन है। तो आप जो लोग होते हैं, यानी सबके नाम तो मैं इस टाइम नहीं बोल सकता क्योंकि टाइम होता जा रहा है, तो मेरी आप लव लाइन में आते हो और लव लाइन का मतलब क्या होता है वो आप अच्छे से समझते हो। तो मेरे बाकी सभी जो लीडर्स हैं वो लव लाइन में आते हैं मेरे, और मैं हमेशा आपको आदर सम्मान करता रहता हूँ, आपसे सीखता रहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी जो लव लाइन लीडर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू। और आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे और वो मैं लेता भी रहता हूँ, कोई दे या ना दे, मुझे जिसका प्यार चाहिए ना उसका मैं ले लेता हूँ। तो आपके लिए मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच नरेश जी। आपसे हमेशा सीखने को मिलता है और हमेशा हम सीखते रहेंगे। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आगे भी इस राइजिंग स्टार सेशन को आप देखें और इनसे सीखें और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। हमारे 2 प्रोग्राम अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, डे आफ्टर डे। एक जो मैडम सुरेखा भार्गव प्रोग्राम आता है, उसके अल्टरनेट डे एक प्रोग्राम अपना आता है जिसमें हम ट्रेन द टाइगर्स
जो लीडर्स होते हैं, टॉप अचीवर्स जो हैं, टॉप ट्रेनर जो हैं, उनको लेकर आते हैं। वहां हम सीख पाते हैं कुछ फॉर्मूलाज, कुछ ट्रिक्स, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ ट्रेनिंग के माध्यम से, और हम वहां हम ट्रेनर बन पाते हैं। हम टाइगर्स तो हैं लेकिन हम ट्रेंड हो पाते हैं। तो उस ट्रेन द टाइगर में भी आप हिस्सा लें। और साथ ही साथ जैसा कि आज अंजू जी को हमने सुना, वाकई काबिल तारीफ है। नरेश जी को हमने सुना, वो हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाले स्टोरीज हैं। हमारे रोंगटे, हमारे खून के कतरे कतरे में ऊर्जा भर देने वाली ये कहानियां हैं जो आपके जीवन में बहुत काम करेंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर आए। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो ग्रेट अपलाइन हमारे साथ है, तहे दिल से मैं उनको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वो हमारे बीच में आए और आज के इस सेशन का समापन करें। जी, अरुण सर, राम सर, मनोज भैया, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू वेरी मच। आज की शानदार होस्टिंग के लिए सैल्यूट, यू आर रियल ए डायमंड। और कहते हैं ना कि नरेश नाम के जो होते हैं ना, नरेश और मनोज, ये एम और एन जो साथ साथ होते हैं ना, ये रियल में फाड़ू होते हैं। और ऐसे ही आज हमारी शानदार पर्सनैलिटी थी नरेश पाल जी, जबरदस्त लीडर। कांग्रेचुलेशन एंड सैल्यूट। और तथास्तु, हर ड्रीम, हर सपना पूरा हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारी टीम के लिए। तुम्हारी जो भी विशेष हैं, सारी विशेष, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ एवरी टाइम कि तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो, सारे सपने तुम्हारे पूरे हो, और बहुत जल्द पूरी इंडिया में अपना एक नाम हो कि यस, शेखावाटी लीडर्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 100% सर, ऐसा ही हो रहा है। तथास्तु। जी राम सर, अरुण सर, थैंक यू नरेश जी, थैंक यू। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपने जो गोल आपने सेट कर रखे हैं सर, थैंक यू यार, सैल्यूट यार। 2026 अभी तक अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने भी 2025 तक का ही सोच रखा है, लेकिन आपने 2026, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आपको सुनकर के एक नया विजन मिला कि यस, आपने हर साल का आपने टारगेट डिसाइड कर रखा है। 2022 में आपको अपने सपनों का घर लेना है, वो भी 5 बीघा, एक नया क्रिएशन। थैंक यू यार, थैंक यू। अभी तक हमने तो ये सोच रखा था कि चलो 4 BHK ले लेंगे या 5 BHK ले लेंगे। आप वैसे हो भी हटके, हमारी पूरी टीम में एकदम से हटके हो। जैसे अभी मनोज सर ने कहा कि नरेश नाम के जो साथी होते हैं वो हटके ही होते हैं, मनोज साथी जो होते हैं वो हटके होते हैं। एकदम आप सुपर्ब हैं। आपने जो अपना टारगेट बनाया दिसंबर 2020 में 11 लाख, और वैसे ही 2021 में 21 लाख का, थैंक यू यार, थैंक यू। और 2026 में 1 करोड़, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आपको सुनकर के ऐसा लगा कि यस, ये तो सब कुछ हो ही जाना है, क्योंकि आपका जो जोश है ना, ये जुनून जो है ना, थैंक यू यार। क्योंकि आज से अगर मैं साल या 1.5 साल पहले की बात करूं तो शायद आप में ये चीज नहीं थी, लेकिन इन 1.5 सालों के अंदर अंदर आपने अपने अंदर इतना सुधार किया है। और हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ में नरेश जी की सुधार मैंने भी खूब किया है। मैं भी पहले बोला नहीं करता था, मैं मेरी पूरी टीम को बताना चाहूंगा, मैं एक ऐसा शख्स हुआ करता था कि कभी बोलता नहीं था। और ठीक वैसे ही नरेश पाल जी की अगर बात करूं तो ये भी शर्मीले व्यक्ति थे, बहुत हमेशा पीछे रहते, और हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आप कर लो, आप कर लो। तो थैंक यू यार नरेश जी, आपको सुन करके, और आपके ये ड्रीम्स, आपने जो ये गोल सेट कर रखे हैं, थैंक यू यार, ये सभी पूरे हो रहे हैं। और जीबीडी तो आप बन ही जाओगे, जीबीडी का तो कोई वो मलाल ही नहीं है। दिसंबर 2020 आएगा भी नहीं, उससे पहले पहले आप बन जाओगे। अपनी टीम से काफी लीडर्स जीबीडी बन के आ चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। इस साल हमारी टीम से 5 जीबीडी आ रहे हैं सर। एकदम डन सर, डन, एकदम ऐसा ही हो रहा है। तथास्तु, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जी हमारे बीच में राम सर होंगे। वीरू सर, पहले वीरू सर हमारे बीच में हैं, और सबसे पहले अपन उनसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज अगर अपन उनको देखेंगे ना तो एक डिफरेंट लुक में वीरू सर नजर आ रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज दोनों जो सितारों को सुना, गुड मॉर्निंग, आज दोनों सितारों को सुना, दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। जीवन सफल बना दिया आप लोगों ने। थैंक यू ऑल लीडर्स, शुक्रिया, मजा आया, बहुत मजा आया। मतलब मैं सुनता हूँ रोज, आज अंजू की कहानी सुनी, आंखों में आंसू। नरेश जी, आप में वो चीज, वो क्वालिटी नजर आई। वो जो नरेश जी जो कभी शर्मिले से हुआ करते थे, सही बोला अरुण जी ने, आज रियल कोहिनूर बन चुके हो। सो थैंक यू वेरी मच अंजू जी एंड नरेश जी। थैंक यू नरेश जी, आपकी होस्टिंग कमाल की थी। एंड थैंक यू मनोज जी, रियली आप रियल में मनोज मलिक जी का दूसरा अवतार हो। थैंक यू राम सिंह जी एंड थैंक यू अरुण जी।
आज की स्टोरी को यहीं लेते। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो शुक्रिया। मच, थैंक यू सो मच। सब Thank you. आपका प्यार और आशीर्वाद है जी। थैंक यू सभी के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू अलॉट। मनोज मलिक जी की ट्रेनिंग प्लीज। जी सर बिल्कुल। सभी लीडर्स, अभी मनोज मलिक सर जी की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, तो सभी लोग फटाफट से मनोज मलिक सर की ट्रेनिंग में पहुंच जाइए कि वहां आज वेल की शानदार ट्रेनिंग हो रही है। नरेश जी प्लीज समापन कर दीजिए आज की ट्रेनिंग मीटिंग का। ओके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू लीडर्स, थैंक यू सो मच। जल्दी से मिलते हैं मनोज सर की ट्रेनिंग में। थैंक यू, बाय। थैंक यू।